हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सी सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भाई। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट अगेन, walk 10 meter, then I turn left and walk 10 meter, and then I turn right, walk 20 meter, then I turn right again and walk 60 meter. In which direction I am from the starting point? तो बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, लंबा है प्रोसीजर। लेकिन अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे सही तरीके से तो आपका आंसर बिल्कुल निश्चित आ जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं और आते रहते हैं पेपर में आपको। और जो डिसाइड करते हैं हम डायरेक्शंस का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। आप सभी लोगों को आइडिया है इस चीज़ के बारे में। कहीं से भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि फेसिंग साउथ फेस कर रखा है इस बंदे ने। ध्यान से समझना, इधर की साइड में फेस है इस बंदे का, ठीक है। साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रखा है इसने। एंड ही टर्न्स राइट। अब जैसे साउथ में अगर देखो, अगर साउथ में मैं फेस करके खड़ा हूँ, ठीक है। अगर मुझे राइट मुड़ना है तो राइट मुड़ने के लिए इधर जाऊंगा ना मैं, ठीक है। 20 मीटर चलूंगा मैं इधर, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर से सीधा मुड़ूंगा और 10 मीटर चलूंगा। अब यहाँ से सीधा मुड़ के कहाँ जाना है? 10 मीटर जाना है। यहाँ से सीधा मुड़ोगे 10 मीटर जाओगे। फिर टर्न लेफ्ट होगे 10 मीटर जाओगे। यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाओगे 10 मीटर चल जाओगे। और फिर टर्न राइट होगे फिर 20 मीटर। अब राइट टर्न यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 मीटर चल जाओगे, ठीक है। फिर टर्न राइट लेना, फिर 60 मीटर चल जाओगे। फिर 60 मीटर कुछ इस तरीके से चले जाओगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में हूँ? स्टार्टिंग ये साउथ था भाई, तो ये नॉर्थ हो जाएगा ऊपर वाला। समझना ध्यान से, है ना। ये नॉर्थ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो हम इधर की साइड देख रहे हैं। तो इधर की साइड अगर देख रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं इस टाइम? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हमारा मुंह है इस समय। मतलब कि जैसा ये क्वेश्चन में कहता जा रहा है उस तरीके से हमको बढ़ना है। जैसा सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान देनी थी कि साउथ में मुंह करके खड़ा है, फेसिंग साउथ। तो इधर की साइड है इसका मुंह, साउथ इधर है ना, साउथ। तो साउथ की दक्षिण दिशा में देख रहा है। यहाँ से राइट मुड़ेगा तो आप खुद से तो राइट इधर जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। कह रहा है कि बाई सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40, a man loses 20%. How many should he sell for ₹24 to gain 20% in the transaction? मतलब 45 नींबू बेचता है 40 रुपए में, तो 20% का उसको हो जाता है नुकसान। तो 24 रुपए के कितने बेचे कि उसको 20% का फायदा हो जाए? अब एक बात ध्यान से देखना कि अगर लॉस होता है, लॉस का मतलब है कि सीपी में से लॉस निकल गया भाई, तो ये बनता है हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य में से जो हानि होती है वो निकाल दी जाती है, तो हमारा विक्रय मूल्य बनता है, ठीक है। और जब हमें लॉस होता है तो हमारा विक्रय मूल्य कम होता है। यदि हमारा क्रय मूल्य जो है 100% होता है, अगर हमारा क्रय मूल्य सीपी अगर 100% है, और अगर हमें लॉस हो गया 20% का, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना हो जाएगा? 80%। समझ रहे हो बात को? यानी कि जितने की मैंने चीज खरीदी थी उतने की मैं बेच भी नहीं पाया, मुझे लॉस हो गया। अच्छा, अगर यही कंडीशन में थोड़ी सी चेंज कर दूं, मैं कहूँ भाई सीपी तो हमारा 100% है, लेकिन मुझे हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो गया 20% का। प्रॉफिट होते ही सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, है ना। ये दो चीजें आप लोगों को थोड़ा समझनी है। यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो 100% के ऊपर ऐड कर देते हैं, लॉस हो रहा है वो 100% से नीचे कर देते हैं। अब 20% का मुझे हो रहा है लॉस, 20% हो रहा है मुझे लॉस, यानी कि ये 80% की वैल्यू है। समझ में आई बात? नहीं आई? कितने की वैल्यू है ये? 80% की ये वैल्यू है। 20% का मुझे लॉस हो रहा है। मैं कह सकता हूं डायरेक्टली 80% की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 40 रुपए। मुझे फायदा कितना चाहिए? 20% का। तो मुझे कितनी चाहिए वैल्यू? 120% चाहिए। तो ये चेक करके देखो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 40 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई बाई 120। तो 40 दूनी 80 और 2 से 60। यानी कि एक्चुअल में ये 20% का अगर फायदा इसको चाहिए था तो इसको ये 60 रुपए में बेचने चाहिए थे। मतलब अभी इसको 20% का नुकसान हो रहा है,
अगर इसको 20% का फायदा चाहिए था तो इसको 60 रुपए में बेचने थे, यानी कि 60 रुपए के कितने बेचने थे? 45। तो 60 रुपए के तो बेचने थे 45, अगर 20% का फायदा चाहिए तो 24 रुपए के कितने बेचूं मैं? तो 24 रुपए के मैं कितने बेचूंगा? 24 रुपए के बेचूंगा मैं 45/60 × 24, 15 से 3 बार, और 15 चौके 60 और 4 के 24, और 3 × 6 कितने होते हैं? 18। यही हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। 18 जो नींबू है ना, मैं अगर बेचूंगा 24 रुपए के, तो मुझे फायदा होगा 20% का, यानी कि मेरा 20% का यहाँ से प्रॉफिट बन जाएगा मेरे पास। फायदा होता है ऐड कर देते हैं 100% में, नुकसान होता है 100% में से माइनस कर देते हैं। सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का इन क्वेश्चंस को। आप बिल्कुल बेसिक से समझिए मैंने क्या किया। अगर मुझे 20% का लॉस है 40 रुपए में बेचने पर, तो ये 80% की वैल्यू हो गई। 80% की वैल्यू 40 है, तो 120% की वैल्यू कितनी है? क्योंकि मुझे 20% का फायदा चाहिए, 60 रुपए। 60 रुपए के मैं अगर 45 बेचूं तो मुझे 20% का फायदा होगा, तो 24 रुपए के मैं कितने बेचूंगा? आगे आंसर हमारा, ठीक है ना? यही है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जिसका निर्धारण मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर होना है, आप अपने ही बैचमेट के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के लिए 10 मिनट का समय है। आपको प्रस्तुतिकरण को ठीक समय से समाप्त करने को कहा है, जबकि आपके मित्र को तय समय से ज्यादा समय दिया जाता है। आप क्या करेंगे? तो ये डिसीजन मेकिंग के सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पहले पेपर्स में आ भी चुके हैं, ठीक है, अब भी आ सकते हैं क्योंकि चांसेस रहते हैं आने के। तो इसके आधार पे हमें समझना है कि भाई अब मुझे जितना टाइम दिया गया उससे ज्यादा टाइम मेरे दोस्त को मिल रहा है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो पहला इसने कहा है कि इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराएंगे, समिति द्वारा दिए गए किसी भी औचित्य को नहीं सुनेंगे, अपना नाम प्रतियोगी परीक्षा से वापस लेने की मांग करेंगे, विरोध करते हुए इस स्थान को छोड़ देंगे। इंटरेस्टिंग सी चीज है दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको समझनी है ना? फिर मुझे बताना कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगे तो, है ना? पहले मेरा विश्लेषण सुनना आप लोग ध्यान से। देखो, अगर आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट को लीड करेंगे, आप जहां पर भी जाएंगे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना। आप जहां भी जाएंगे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ जरा, क्या आप कभी उस स्थान को छोड़ने के बारे में सोचेंगे? क्या अपना ग्राउंड कभी छोड़ने के बारे में सोचेंगे? कभी नहीं सोच सकते हम इस चीज के बारे में, यानी कि मैं अपना ग्राउंड कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो वहां पे लेके फैसला, वहां पे खड़े होकर फैसला करना है ना, तो वो ग्राउंड तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो जहां पर भी चौथा स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है? इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास शिकायत जरूर दर्ज करवाऊंगा मैं। ये भेदभाव है तो जो सही चैनल है इसको सॉल्व करने का, मैं उसके पास शिकायत दर्ज कराऊंगा अपनी, निश्चित बात है। समिति द्वारा दिए गए किसी भी औचित्य को नहीं सुनेंगे। दूसरा, अपना नाम प्रतियोगिता से वापस लेने की मांग करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो कुछ बन के आ रहा है, क्या आप क्या कर सकते हैं? स्थान तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वापस लेने के बारे में सोच सकते हो क्या? अपना नाम प्रतियोगी परीक्षा से वापस लेने की मांग करोगे? भाई मांग तो वापस लेने की नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वापस लेने की मांग हम नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ देखो, एक चीज कर सकते हैं हम, दोबारा से समझते हैं इसको भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, है ना? इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। देखो, क्योंकि ऑप्शंस कुछ अलग तरीके से हैं। इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराएंगे, दम तो है ही, औचित्य को नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दूसरे जो स्टेटमेंट आ रहा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं क्या चौथा और पहले में कुछ बात है। वापस लेने की मांग यार हम कर नहीं सकते, वापस नहीं लेने की मांग करेंगे, ठीक है? ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में यार सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर दोबारा सोचते हैं इस चीज को यार। क्या मैं विरोध प्रदर्शन करते हुए उस स्थान को छोड़ दूं? क्या मैं उस स्थान को छोड़ सकता हूँ? तो ये डिसीजन भाई मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ओनली वन होना चाहिए, आइदर वन होगा या फिर ये ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है ना? आप लोगों को ये चूज करना है कि कौन सा इसमें से आंसर बनेगा, ठीक है? आप लोग सोचेंगे इस चीज के बारे में, अच्छे तरीके से मुझे बताएंगे कमेंट में क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है? मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है और अच्छा क्वेश्चन है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि स्टॉपेज अगर नहीं लेती बस तो उसकी औसत गति रहती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी कि अगर रुक रुक के ना चले, बस सीधी चलती चली जाए, तो उसकी जो स्पीड रहती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रुक रुक के चले, स्टॉप ले लेके चले, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो वो कहता है 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकेगी। है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप नॉर्मल स्पीड उठाना कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसकी हिंदी सही नहीं लिख रही है भाई, है ना, हिंदी पे ध्यान मत देना। मैं आपको हिंदी इसकी बता देता हूँ कि बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिना रुके, बिना रुके औसत चाल जो है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रुक रुक कर जो है, औसत चाल जो है, एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन मैंने लिख दिया। तो सिंपल सा आपको क्या सोचना है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती है, सीधी सी बात है, सबको पता है। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। यानी कि 60 मिनट में नॉर्मली मैं जाता हूँ 54 किलोमीटर। हाँ कि ना? 8 मिनट में 54 जाता हूँ बिना रुके। रुक रुक के कितना जा रहा हूँ? 45। तो 45 किलोमीटर जाने के लिए मैं कितने मिनट चलूंगा? 60 डिवाइड बाई 54 गुणा कर देना 45 से। ठीक है, 6 निम 54 और 6 के धाई 60 होते हैं और 9 पंजे 45। यानी कि 50 मिनट में मैं 45 किलोमीटर चल जाऊंगा। कितने मिनट में चल जाऊंगा? 50 मिनट में अगर 45 मिनट 45 किलोमीटर चल जाऊंगा तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा भाई? 10 मिनट का। यानी कि 1 घंटे में मैं 10 मिनट रुक सकता हूँ, अगर मेरी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो। यानी कि अगर एवरेज स्पीड तुम्हारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, तो 1 घंटे में तुम 10 मिनट रुक सकते हो। अगर लगातार चलोगे तो 54 किलोमीटर चल जाओगे। इतना सा ये कॉन्सेप्ट होता है, बस समझना है इसमें छोटा सा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइन इन द गिवन इक्वेशन। इसको करने का तरीका यही होता है कि इसको उठा के भैया ट्राई करके देख लो। पहला भाग लगाऊं क्या? यहाँ पे भाग लगा दे, कोई बात बनेगी? 14 और 6 का भाग लगाने पे नहीं, इसको मत उठाओ। सेकंड वाले को उठा के देख लो पहले। ये क्या है? 14 प्लस हो जाएगा पहला, और 6 भागित हो जाएगा, 3 के बाद गुणा आ जाएगा, 5 के बाद माइनस आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 20। यही आएगा ना, देखो जरा, प्लस भागित गुणा माइनस इज इक्वल टू, देखते हैं जरा, 20 मिल जाएगा क्या? यही है ना, 1 2 6 4 14 6 3 5। पहले बॉड मास का रूल याद है ना? वी बॉड मास 2 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वी बॉड मास को लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। भाग लगाओगे पहले, फिर गुणा करोगे, है ना, समझना ध्यान से। भाग पे कितना आ जाएगा? 14 + 2 गुणा 5 - 4। तो 14 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 -4 कितना हो जाएगा भाई? 24 - 4 कितना मिल जाएगा मुझे? 20। तो सही लॉजिक लगाया हमने कि बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये ऐसा किया क्यों मैंने, इसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये भाग जो था, अगर पहला मैं ऑप्शन उठा लेता तो 14 भागित 6 हो जाता। अगर 14 भागित 6 होता तो 6 का भाग पूरा 14 में जाता तो है नहीं, 6 पूरा इसको डिवाइड नहीं करता। तो पहला ऑप्शन इसलिए मैंने नेग्लेक्ट किया था। नहीं, मैंने कहा ऐसा ऑप्शन उठा के देख लेता हूँ, इसमें भाग जहां पर आ रहा हो भाग लग जाए आराम से, है ना, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना बने। तो मैंने पहला वो ऑप्शन उठा के देखा। और ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन तुम कर भी नहीं सकते। भाई तुम्हें करेक्ट कॉम्बिनेशन अगर चेक करना है पूरे ऑप्शंस में से, तो विदाउट इसके तुम कर भी नहीं सकते, तुम्हें सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना इस बात को सब लोग? क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से इसको समझना है आप लोगों को। और एक बार मेरी राय मानना, पॉज करना, पहले आंसर देना आपने। पॉज करना, पहले आंसर देना आपने, और फिर दोबारा से मेरी वीडियो देखना, है ना। जब भी आप सॉल्व करें इसको, पहले पॉज करें, पॉज करके आंसर निकालें अपना, आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैच करें आंसर को जो मैं आंसर दूंगा उससे। ठीक है, मुझे पता है बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ी करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करना है। ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और बी इस टैंक को जो है 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस करेगा, ये आउट, ये ए जो इनलेट है भरने वाला, बी आउटलेट है खाली करने वाला पाइप।
तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल दो भाई। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा 30, यानी कि मेरा जो टैंक है उसकी जो क्षमता है, वो जो क्षमता कितनी है, 30 लीटर का है वो टैंक है। अब क्या करना है कि इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30/10, यानी कि ए 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30/15, यानी कि 2। और बी करेगा माइनस, क्यों, क्योंकि बी खाली करने वाला है। तो अगर ए 3 लीटर भरता है तो बी 2 लीटर खाली करता है। अब ध्यान से बात समझना भाई, दोनों एक एक करके चलाए जाएंगे। हमें भरना पूरा कितना है, 30 लीटर पानी भरना है। 30 लीटर अगर हमको पानी भरना है, ए भरेगा, बी खाली करेगा। तो पहले स्टार्टिंग कौन कर रहा है, पाइप ए को पहले खोला जाता है। तो पाइप ए आएगा, बारी बारी से, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ये कॉम्बिनेशन चलने वाला है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सबके। ए भरेगा 3 लीटर, बी भर खाली करेगा 2 लीटर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि भाई 1 घंटे ए चला, 1 घंटे बी चला, तो 2 घंटे में ये भर रहे हैं 3 - 2, 3 प्लस करोगे 2 माइनस करोगे, यानी कि 1 लीटर। भाई 30 लीटर भरने के लिए कितना कर दोगे, 30 का गुणा कर दोगे और 60 घंटे यहाँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत, जो कि हो जाएगा गलत। अब यहीं पे तुम्हें थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। पहले भरने कौन मुझे वो टाइम निकालना होता है जब सबसे पहली बार टंकी भर जाएगी। तो ए कितना भरता है, 3 लीटर पानी भरता है। ए कितना पानी भरता है, 3 लीटर। तो 3 लीटर पानी रोक लो लास्ट में, 3 लीटर पानी मैंने रोक लिया, यानी कि मैंने टोटल कितना पानी भरा, 27 लीटर पानी भरा। 27 लीटर पानी भरने के लिए कितना टाइम लगाओगे, देखो 2 घंटे में भरता है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर भरता है 2 घंटे में। तो 27 लीटर कितने में भरेगा, 27 लीटर भर जाएगा, 27 दूनी 54, यानी कि 27 लीटर हमारा पानी भर चुका है 54 घंटे में, ठीक है। 27 लीटर पानी भर गया हमारा 54 घंटे में। अब नंबर किसका है ये चेक करो ध्यान से, बहुत सोच समझ के। नंबर आएगा अगला भरने का ए का। और ए कितना भरता है भाई, एक बार में 3 लीटर भरता है कि नहीं भरता। तो ये जो 3 लीटर बचा है पानी भरने के लिए, इसको ए अगले 1 घंटे में भरेगा कि नहीं भरेगा, यानी कि अगले 1 घंटे में ही, 55 घंटे में ही ये टैंक फुल हो जाएगा पहली बार। फिर माइनस नहीं करना हमको, ये अगले 1 घंटे में ही ये टैंक फुल हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। तो ये आंसर 55 आएगा। जिन्होंने 60 दिया उनका गलत हो गया, जिन्होंने और कुछ दिया गलत हो गया। इसका आंसर 55 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझ लेना ध्यान से, ठीक है। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि ए और बी, डी के बच्चे हैं, और ए का पिता कौन है ये हमको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन एक और दो आवश्यक है। सी ए का भाई है और ई का पुत्र है। तो ई का पुत्र ये भी हो गया ए। अब ए कुछ भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, चलो। एफ बी की माँ है, एफ बी की माँ, एफ बी की माँ है, तो ए की भी माँ हो जाएगी। ए और बी डी के बच्चे हैं, डी पापा हो जाएंगे, डी पापा हो जाएंगे, बी माँ हो जाएगी, सॉरी एफ माँ हो जाएगी। एफ बी की माँ है ना, एफ मम्मी हो जाएंगी, माँ। ये ट्रायंगल और ये सर्कल तरीके से चलेगा। क्या पूछा है भाई, कौन सा बता सकता है कि ए का पिता कौन है। ए का पिता हमें सेकंड ऑप्शन से पता चल सकता है। ए का पिता कौन है भाई, ए का पिता कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। यहां से क्लियर नहीं है, डी के बच्चे हैं, डी मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट हमें बता देगा कि मम्मी है कि पापा है, क्योंकि बी माँ है तो डी पिताजी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ओनली 2। स्टेटमेंट नंबर जो 2 है, बस वही हमको एक सच बता सकता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है भाई। ये बात को समझ में, स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं बता पाएगा, फिर भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। जेंडर डिसाइड नहीं कर पाओगे। पढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.7 मीटर लॉन्ग and 5.25 meter wide is to be paved exactly with square tiles, okay, all of the same size.
व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल विच कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना बहुत ध्यान से क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी आयताकार एक मैदान है हमारे पास, ठीक है, कि जो लंबाई है वो है 5.25 मीटर। देखो उत्तर सेंटीमीटर में आ रहे हैं तो सेंटीमीटर बना लो, 525 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो चौड़ाई आ रही है इसकी, ये आ रही है 3.78 मीटर, यानी कि 378 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, ये बात सब लोगों को पता होनी चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। मुझे इसमें स्क्वायर टाइल लगानी है, बड़ी बड़ी वर्गाकार, और फिक्स्ड होनी चाहिए। कितनी ऐसी टाइल का मैक्सिमम साइज पूछा है, क्या होगा ऐसी टाइल जो हमें लगानी है वर्गाकार, इसके अंदर फिट करनी है। इसके लिए आपको पता है क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक क्या कहता है कि ऐसा फैक्टर, ऐसे नंबर जो दोनों, सबसे बड़ा नंबर ऐसा जो 525 को भी काटेगा और 378 को भी काटेगा, वो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? हमारा महत्तम समापवर्तक। तो मैं इसको सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैं ज्यादा ट्रिक्स यूज नहीं करने की कोशिश कर रहा। 525 में पहले 378 से भाग लगा दो, ठीक है। तो 378 का भाग एक बार चला जाएगा, 378 आ जाएगा, माइनस कर देना यहाँ से। 15 में से 8 गए, 7 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 147 हो जाएगा, 378 यहाँ पे आ जाएगा। दो बार चला जाएगा भाई आराम से, दो बार गया। 7 दूनी 14, 94, और 2 आ जाएगा, यहां से निकालो कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा, 84 आ जाएगा भाई, और इधर कितना है? 147। एक बार चला जाएगा, 84, 3 आ जाएगा, 6 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 में भाग लगा देंगे 84 में, 63 से एक बार 21 आ जाएगा, 21 का भाग 63 में लगाओगे, 21 या 63, यानी कि इसका महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 21 आएगा। ये मैं इसलिए तुम्हें सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को आता है इस तरीके से सॉल्व करना, महत्तम समावर्तक निकालना है ना। नहीं तो मैं इसको बहुत जल्दी सॉल्व करके भी दिखा देता आप लोगों को। जैसे कि देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हो तुम लोग, है ना। सबसे आसान तरीका क्या होता है महत्तम समावर्तक निकालने का? दोनों को माइनस कर दिया जाता है। 525 और 378 जो होते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस कर दिए तो मैं क्या मिलेगा? सबसे पहले 147। अब 147 जो है 147, इसका फैक्टर जो होगा, इसका जो फैक्टर होगा सबसे बढ़िया बड़ा, वो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अब 147 को कौन कौन से फैक्टर काटते हैं? 3 भी काटता है इसको। 3 भी इसका फैक्टर होता है, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 निम्मा 27, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। 49 भी हो जाएगा इसका, 21 भी हो जाएगा इसका। इसमें से चेक करना होता है हमको, तो इसमें हम ट्राई मार के देख लेते हैं, है ना। तो इस तरीके पे मैं जान नहीं रहा कि वो एसएससी वगैरह के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए ठीक रहता है। तो मैंने तुमको सिंपल भाग विधि बताई है। भाग विधि में मैंने क्या बताया तुमको? 378 का भाग लगा देना 525 में, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार, है ना, यहाँ पे देख लेना। जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको और भी तरीके आते हैं, फैक्टर तोड़ के भी आते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं डीप में जाने की, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा ये तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बार जाएगा, 378 चला गया, कितना बचेगा भाई? 147। 378 में भाग लगा देना, दो बार जाएगा, 294 आ जाएगा, कितना बचेगा? 4 और 6 64, 4 और 8 84 बचेगा। 147 में भाग लगाना 84 का, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 63। 63 का भाग लगा देना 84 में, एक बार जाएगा, 21 बचेगा, 21 का भाग लगा देना 63 में, 21 या 63, ठीक है। खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो 21 ऐसी संख्या होगी, तो 21 सेंटीमीटर उसका जो रहेगा साइज रहेगा टाइल का, वर्गाकार टाइल रहेगी जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर रहेगी। 21 सेंटीमीटर की वो टाइल रहेगी, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, याद रखना है ना क्या कह रहा है। आप एक राज्य क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। आपको एक शिकायत आपको एक शिकायत मिलती है और बाद में यह पाया गया है कि कनिष्ठ आयु वर्ग के किसी पदक जीतने वाले एथलीट की आयु आयु के दिए हुए
मानदंड से 5 दिन अधिक हो गई है, आप क्या करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डिसीजन मेकिंग के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ध्यान से इनको समझना होता है। आप छानबीन से स्पष्टीकरण देने को कहेंगे, ये बात होल्ड करके रखने लायक है बिल्कुल। एथलीट से पदक वापस लाने को कहेंगे, ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में। एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय से शपथ पत्र लाने को कहेंगे। क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उसकी राय मानेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जब इस तरह का डिसीजन आ रहा है कि एक शिकायत मिली है, तो इसका मतलब छानबीन हो चुकी है उसके ऊपर, ऑलरेडी छानबीन उसके ऊपर हो चुकी है। अब यहाँ पे दो चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है कि एक तो स्वतः संज्ञान ये लेना है कि भाई जब भी किसी को तुम दोषी बना रहे हो, उसको अपनी बात रखने का एक मौका देना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपके पास सबसे सुटेबल ऑप्शन बताओ कौन सा है? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सुटेबल है, छानबीन करने के लिए कहेंगे और क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उनकी राय मांगेंगे आप। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, दो इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें जो सही बात बता देगा हमें। ठीक है, ना तो मैं उससे पदक वापस करने के बारे में कहूंगा कुछ भी, ना मैं उससे ये कहूंगा कि भैया तू जाके न्यायालय से लेके शपथ पत्र लाने को कहेंगे। भाई हम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हमें डिसीजन लेना है, तो मैं कैसे लूं अपना डिसीजन? ठीक है, मेरे पास ये शिकायत आ चुकी है, इसकी छानबीन हो गई है ऑलरेडी, समझ रहे हो बात को? की बात हो चुकी है पहले ही कि भाई वो 5 दिन बढ़ा है, अब इस पे मुझे निर्णय लेना है। ठीक है, समझना ध्यान से, मैंने क्या 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 ऑप्शन क्लिक करे हैं। बढ़ो आगे, क्या कह रहा है भाई ये देख लेते हैं एक बार। इन ए क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो आइदर इंग्लिश और हिंदी। एक कक्षा है उसमें 3/4 जो बच्चे हैं ना तो वो इंग्लिश जानते हैं ना वो हिंदी जानते हैं। ठीक है, बट 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, मतलब 1/6 जो बच्चे हैं वो इंग्लिश जानते हैं। हाउ मच स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं? इफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी आर 1/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो इंग्लिश जानने वाले कितने, 1/6, हिंदी जानने वाले 1/8 है, और ना हिंदी ना इंग्लिश जानने वाले 3/4 है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या है, पहले तो फ्रैक्शन देख लो क्या क्या है, 3/4, 1/6 और 1/8। ठीक है, अब मेरी राय बहुत ध्यान से समझना। जो अंश होते हैं इनके 4, 6 और 8, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा 24। इनका एलसीएम कितना आएगा? 24। मैंने मान लिया मेरी कक्षा के अंदर 24 बच्चे हैं। मैंने क्या माना, मेरी कक्षा के अंदर टोटल कितने? 24, टोटल स्टूडेंट्स हैं 24। 24, 3/4 ना तो इंग्लिश जानते हैं ना हिंदी जानते हैं, 3/4 बाहर करो इसमें से। 24 का 3/4 कितना हो जाएगा? 18। तो 24 में से 18 निकाल दो, कितने बचेंगे भाई? 6। अब सारा कार्यक्रम जो है ना 6 के ऊपर है, 6 पे डिपेंडेंसी है सारी की सारी। क्या कह रहा है ये? इंग्लिश जानने वाले कितने हैं टोटल? इंग्लिश जानने वाले हैं 24 का 1/6, यानी कि 4 लोग इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं। हिंदी जानने वाले देखो कितने हैं, हिंदी वाले हो जाएंगे 24 का 1/8, 3। अब ध्यान से मेरी बात समझना भाई, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 3 है ये 4 है। अब देखो भाई टोटल कितने हैं? 6। टोटल कितने? 6। और हमारे पास स्टूडेंट कितने बचे हैं भाई? देखो ध्यान से सभी लोग, हमारे पास स्टूडेंट कितने बचे? 6, और ये कितने दोनों? 7। 7 है, टोटल स्टूडेंट है 6। तो देखो कॉमन निकालना होता है बस, जो एक्स्ट्रा होता है एक कॉमन आएगा। इंग्लिश वाले ले लो एक साइड में, एक साइड में ले लो हिंदी वाले। इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 3 और 1 4। हिंदी वाले कितने हो जाएंगे? देखो 2 और 1 3। तो 1 कितने हो जाएंगे? 1। तो एक जो स्टूडेंट है ना टोटल 24 में से, वो ऐसा है जो दोनों चीजें बोलता है, वो ऐसा है जो दोनों चीजें बोलता है। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सब लोगों से, हैं? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सब लोगों से। ठीक है।